हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे थे सीरीज नंबर पार्ट 7 यानी जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला का पार्ट नंबर 17 आपने पढ़ा और 17 पार्ट के आगे यानी क्वेश्चन नंबर 425 तक आपने पढ़ लिए थे। आज की इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 426 से 450 तक चलना है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, एटीसी ऑल कंपटीशन में जनरल साइंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अभी जीव विज्ञान के पढ़ा रहा हूँ। रसायन विज्ञान के भी वीडियोस आते जा रहे हैं आपके पास बराबर, और फिजिक्स के भी आपके वीडियो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 426 पर कह रहा है मानव की WBC कणिकाओं का व्यास लगभग होता है। मानव की WBC कणिकाओं का व्यास लगभग होता है 0.007 mm, 0.7 mm, 0.07 mm, 0.0007 mm। तो आपको फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कि मनुष्य की WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो व्यास होता है वो कितना होता है। इन चारों ऑप्शन से में आपको बताना है कि इनका व्यास कितना होता है। तो देखिए जो WBC का व्यास होता है वो ये होता है 0.007 mm। 427 नंबर पर क्या कह रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन से, आयोडीन युक्त हार्मोन से, कौन सा हार्मोन से जिसमें आयोडीन उपस्थित होती है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होती है। ऑप्शन है आपके थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनेलिन, ठीक है ना, एड्रीनेलिन, टेस्टोस्टेरोन। इन चारों में से आपको फटाफट जवाब देना है कि किस हार्मोन्स में आयोडीन की मात्रा उपस्थित होती। चलिए सोचिए जल्दी से, फटाफट इसका जवाब देंगे आप लोग। और देखिएगा ये है आपका थायरॉक्सिन। ये हमारे गले में स्थित आवट या थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है जो आयोडीन, जिसमें कि आयोडीन उपस्थित होती है, यानी इसका स्रावण थायराइड ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 428 नंबर पर पचे हुए भोजन, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में उपस्थित विषैले पदार्थों का चूषण करता है। कौन सा अंग है जो पचे हुए भोजन में उपस्थित हानिकारक पदार्थों का चूषण करता है, अर्थात हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो जल्दी से आप जवाब हमें दीजिए कि कौन सा ऐसा अंग है जो हानिकारक पदार्थों के चूषण को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, आमाशय है, आग्नेयाशय है, वृक्क है और यकृत है। ठीक है ना, तो आपको बताना है यहाँ पर पचे हुए भोजन में उपस्थित विषैले पदार्थों का चूषण करता है, कौन सा अंग है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है यकृत। ठीक है ना, यकृत। यकृत में गुप्फर सेल्स पाई जाती हैं जो हानिकारक जीवाणु को भक्षण करके नष्ट करती। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं 429 पर भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा पथ समान या कौन सा अंग समान होता है, यानी कहाँ कौन सा भाग ऐसा है जो जिसके द्वारा भोजन भी निगला जाता है और श्वसन क्रिया यानी सांस भी ली जाती है। कौन सा ऐसा भाग है जो दोनों काम करता है, श्वसन का भी और भोजन निगलने का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ग्रसनी, ग्रसिका, ग्लोरिस, लैरिंक्स। तो ग्रसनी, ग्रसिका, ग्लोरिस, लैरिंक्स तो आपका स्वर यंत्र होता है, ग्रसिका भी नहीं। यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ग्रसनी। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन है वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारी गर्दन में पाई जाती है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 430, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारी गर्दन में पाई जाती है। अभी मैंने आपको समझाया था कि वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारी गर्दन में पाई जाती है कौन सी है? आग्नेयाशय, आवर्त, पीयूष, आदिवृक्क। ठीक है ना? तो जल्दी से इसका कौन सा आंसर होने वाला है? 430 का आंसर फटाफट दीजिए, कौन सा अंग आंसर होने वाला है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, चलो फटाफट बोलो। तो वो जो आंसर है वो है आवर्त यानी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे गर्दन में पाई जाती है। 431 नंबर का क्वेश्चन है बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में होता है, अनुमस्तिष्क में होता है, मेडुला में या फिर थैलेमस में। तो जल्दी से बताएंगे कि बुद्धि का केंद्र कौन सा, मस्तिष्क का कौन सा भाग पाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका जवाब होने वाला है वो क्या है कि बुद्धि का जो केंद्र होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है जो बुद्धि का केंद्र होता है। अगला है वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। एक वयस्क व्यक्ति लगभग जो होता है उसका वजन अप्रोक्सीमेटली 70 kg के आसपास लिया जाता है। ठीक है ना? तो उसमें कह रहा है कि रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर एंड 7 लीटर। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर एंड 7 लीटर होता है। कितना ब्लड होता है आपको जल्दी से जवाब दे देना होगा। क्या होने वाला है? कौन सा ऑप्शन होने वाला है 432 का? तो यहाँ पर 5 लीटर के लगभग ब्लड पाया जाता है। 433 नंबर क्वेश्चन है वयस्क में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml प्रति 100 ml में ग्लूकोज की मात्रा, यानी मनुष्य के में खाली पेट ब्लड के 100 ml ब्लड में रुधिर ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 200 ग्राम, 160 ग्राम मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम एंड 60 मिलीग्राम। तो आपका जवाब यहाँ पर 100 मिलीग्राम होगा। 100 to 100, ठीक है ना? 100 to 100 ml यानी 100 मिलीग्राम पाई जाएगी ग्लूकोज 100 ml ब्लड में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 434। कह रहा है सरल गलगंड यानी घेंघा रोग जो होता है इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। इनमें से जो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको घेंघा रोग यानी गलगंड रोग प्रभावित करता है? तो आपको पता है कि गलगंड रोग में क्या होता है कि हमारे गले की ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि आकार में वृद्धि करती है और हमारा गला बहुत बड़ा हो जाता है, जिसका इलाज का बहुत लंबा इलाज होता है और कोई गारंटी नहीं होती कि वो ठीक होगा भी या नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि सरल गलगंड यानी घेंघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है अश्रु ग्रंथि को, यकृत को, थायराइड को, मसूड़े को। तो हमने वह भी बताया कि गले में उपस्थित होता है, तो ये कहाँ पर होता है? ये होगा प्रभावित करेगा थायराइड ग्लैंड को इन्फेक्टेड करेगा। ओनली और ओनली थायराइड ग्लैंड को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपका है किसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य उच्च वायुमंडलीय दाब में भी बिना कुचला रह सकता है? बढ़िया क्वेश्चन। यानी जब वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी हम सुरक्षित रह पाते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण? ऐसा कौन सा कारण है जिसकी उपस्थिति के कारण हम ज़्यादा वायुमंडलीय दाब पर भी बिना कुचले यानी बिना दबे रह सकते हैं? ऑप्शन है मजबूत कंकालीय प्रणाली, यानी हमारा जो कंकाल तंत्र है वो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। कोशिकाओं में तरल पदार्थ उपस्थित होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी जीने की एक इच्छा शक्ति होती है जो सबसे ज़्यादा है। दृढ़ पेशी विन्यास यानी जो हमारी पेशियां हैं उनका जो विन्यास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर जो किसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य उच्च वायुमंडलीय दाब में भी बिना कुचला रह सकता है वो होता है कोशिकाओं में तरल के। हमारी
जो सेल्स होती हैं उनमें साइटोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण हम लोग उच्च वायुमंडलीय दाब को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और कर लेते हैं, वहाँ पर भी हम जीवन जी सकते हैं। ठीक है ना। आगे है आपका स्तनधारी कौन सा अंग यूरिया बनाता है? हमारा शरीर में कौन सा अंग है जो यूरिया बनाने का कार्य करता है? गुर्दे, प्लीहा, मूत्राशय, यकृत। आपको जवाब देना है इनमें कौन सा अंग है जो यूरिया बनाने का कार्य करता है? गुर्दे करते हैं, प्लीहा करता है, मूत्राशय या फिर यकृत। तो हमारा जवाब होगा यकृत। ठीक है ना। यहाँ पर यकृत ही ऐसा अंग है जो यूरिया, और ये यूरिया बनाता कहाँ से है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसके लिए ये दो चक्र होते हैं, ऑर्जिनिन और ऑर्थिनिन चक्र के दौरान यूरिया का निर्माण करता है। मनुष्य के 437 नंबर देखेंगे। मनुष्य के कंठ के किस भाग को आउट अदर्थ एडम्स एप्पल कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला, महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि मनुष्य के कंठ के किस भाग को आउट अदर्थ एडम्स एप्पल कहा जाता है? श्वसनी को कहते हैं, थायराइड ग्लैंड को कहते हैं, थायराइड उपास्थि को कहते हैं, क्रिकॉइड उपास्थि को कहते हैं, या फिर कंठ यानी गले के भाग को कहते हैं। तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका वो होगा थायराइड उपास्थि। इसे कहा जाता है एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंडरा पेशी बंधनी जोड़ता है। कंडरा को दूसरा नाम है पेशी बंधनी जोड़ता है। कंडरा जो होता है ये एक प्रकार से ऐसा पदार्थ है जो दो अंगों को जोड़ने का आपस में कार्य करता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि गम की तरह कार्य करता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, पेशी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी से दांत को जोड़ता है, पेशी से पेशी को जोड़ता है। तो आपको जवाब देना है यहाँ पर कि ये किसको जोड़ता है। ठीक है ना। आपका जवाब यहाँ पर कौन सा होने वाला है? चलिए जल्दी से बताएंगे कि कौन सा आंसर आपका होने वाला है। तो जो कंडरा होता है हमारा वो पेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। पेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य कंडरा करता है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? यानी कोई मृत प्राय जो जिसकी कंडीशन ऐसी हो कि वो व्यक्ति मरने वाला है, तो अगर हमें उसकी किडनी लेनी है, ट्रांसफ़र करनी है किडनी, तो किस कंडीशन में वो होना चाहिए? तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान, केवल हृदयी प्रकारों का अवसान, केवल श्वसनीय प्रकारों का अवसान, केवल गुर्दे के प्रकारों का अवसान, किस पार्ट का होना चाहिए? तो 439 का जो आंसर होने वाला है वो है आपका आंसर नंबर ए, तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान होना चाहिए। 440 है, एक मासिक धर्म के चक्र के दौरान सामान्यतः निःसूत अंडों की संख्या होती है। मासिक चक्र के दौरान कह रहा है सामान्यतः निःसूत अंडों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। तो वो आंसर संख्या जो है वो 1 होती है। अगला, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? यानी लीवर में कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? अगला है ऑप्शन है वसा, घुलनशील विटामिन प्रोटीन का, वसा में घुलनशील प्रोटीन का, खनिजों का, प्रोटीन का, या फिर शर्करा का। तो लीवर हमारा किसका भरपूर स्रोत होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो प्रोटीन है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट में लग रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अब ये आपकी 441 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है शुरू। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 442, 442 नंबर है। किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था
आपातकालीन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स जो है बढ़ी हुई बीपी को या लो बीपी को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, यानी नियंत्रित करता है, स्थिति को सामान्य अवस्था में लाने का काम करता है। तो इस हार्मोन्स का क्या नाम है? थायरॉक्सिन, वैसोप्रेसिन, एड्रीनेलिन या फिर इंसुलिन, है ना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फटाफट आप जवाब देंगे। तो इसमें जो आपका है एड्रीनेलिन हार्मोन्स जो होता है, इसी को आपातकालीन हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 443, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन आवश्यक विटामिन है? कौन सा विटामिन है जो ब्लड का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है? किस विटामिन को ब्लड का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है? ठीक है ना, कौन सा विटामिन है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो विटामिन ए, सॉरी विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो ब्लड के क्लॉट बनाने में सहायता करता है, हेल्प। 444 पर है, परंपरागत कर्णपाली छेदन में खून नहीं बहता। आपने देखा होगा हमारे भारत देश में कानों को छेदने की प्रथा चलती है ना। कर्ण छेदे जाते हैं, कान छेदे जाते हैं, लड़कियों के कान छेदे जाते हैं। तो उनको जब कान छेदा जाता है तो उसमें ब्लड नहीं निकलता है, कान छेदने में ब्लड नहीं निकलता है, ब्लड नहीं बहता है, जबकि कान में छेद कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? किस कारण से ब्लड नहीं बहता? ऑप्शन है हृदय कर्णपाली को खून आपूर्ति नहीं करता, यानी जो हमारा हार्ट है वो ब्लड कानों में ब्लड, कर्णपाली में ब्लड नहीं पहुंचाता। नंबर बी है अपेक्षाकृत कम खून की आपूर्ति होती है, यानी जो ब्लड जाता तो है लेकिन कम मात्रा में पहुंचता है। मृत अविभाजक ऊतक होते हैं, यानी हमारी कर्णपाली में यहाँ पर मृत अविभाजक ऊतक होते हैं, डेड होते हैं, जिनसे इन पे ब्लड नहीं निकलता। और नंबर डी है उपयोग की जाने वाली सुई निर्जमित होती है, यानी जिस सुई का उपयोग किया जाता है छेद करने के लिए वो निर्जमित होती है, अर्थात बैक्टीरिया रहित होती है, इसलिए कानों से ब्लड नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होने वाला है कि कर्णपाली छेदन में आपका आंसर है यहाँ पर बी, अपेक्षाकृत कम खून की आपूर्ति होती है। अपेक्षाकृत कम खून की आपूर्ति होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित क्वेश्चन है, हमारे शरीर का कठोरतम अंग है। हमारे शरीर का कठोरतम अंग है सिर की करोट, यानी ये जो हमारा खोपड़ी होती है इसका जो ऊपर का हिस्सा है करोट कहलाता है, इसकी बात कर रहा है। अंगूठे के नाखून, नेल्स की बात होती है। दांतों का एनेमल या फिर मेरु कशेरुक यानी बैकबोन रीढ़ की हड्डी की बात करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो कठोरतम अंग है वो आपको इस तरह का, पहले भी क्वेश्चन एक हो चुका है, दांतों का जो इनेमल होता है वो हमारी बॉडी का सबसे अधिक कठोर भाग होता है। आई बात समझ में? आप जानते हैं अपने दांतों से अखरोट भी तोड़ सकते हैं, है ना, जबकि अखरोट बहुत मजबूत होता है। 446 पर है, बढ़िया क्वेश्चन है 446, कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में उपस्थित है, यानी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा ग्रुप है? इनमें से 4 ग्रुप दिए गए हैं जो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन सूत्रकणिका, यानी सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। कोशाकला यानी कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन। कोशाभित्ति ये प्लांट में होती है। कोशाद्रव्य, ये 3 चीजें तो होती हैं, लेकिन जो कोशाभित्ति है हमारी वो प्लांट सेल में पाई जाती है। कहाँ पर होती है? प्लांट सेल में वो पाई जाती है। इसके अलावा हरित लवक, कोशाद्रव्य, धानी और केंद्रक। हरित लवक भी प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। केंद्रक, कोशाकला, सूत्रकणिका, कोशाद्रव्य, और इसमें धानी, कोशाकला, केंद्रक, सूत्रकणिका, यानी इसमें धानी है जो प्लांट सेल में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हुआ इस प्रकार से, वो आंसर है आपका सी नंबर 446 का आंसर नंबर सी है कि हमारे जंतु कोशिकाओं में केंद्रक होता है,
कोशिका कला होती है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और कोशा द्रव्य पाया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। आगे चलते हैं। 447 पर कह रहा है कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है। ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है मादा के अंडाशय यानी स्त्री के अंडाशय में पाया जाते हैं। एक परत होती है कार्पस ल्यूटियम की, जिससे कि हार्मोन्स का स्रावण होता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है मादा में पाई जाती है तो मादा हार्मोन्स का स्रावण होगा। तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, हीमोग्लोबिन, जिसमें कि आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है, ये नर हार्मोन्स होता है, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड में होता है। तो इस तरह 2 ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी गलत हो जाते हैं। अब आपको पहचानना है ऑप्शन 2 यानी 50-50 का चांसेस, 50-50 का चांसेस है कि कार्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। 448 है, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपको जवाब देना है यहाँ पर। तो जो हमारी कौन सी ऐसी ग्रंथि है? अधिवृक्क, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तिल्ली, पीयूष ग्रंथि भी है, थायराइड भी है। तो जो हमारा आंसर है वो तिल्ली है। तिल्ली जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है ना, इसके साथ अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 449 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 449 पर कह रहा है नर लिंग हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन, नर लिंग हार्मोन्स कौन सा होता है? वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन को नर लिंग हार्मोन्स या नर विकास हार्मोन्स, पुरुष विकास हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 450, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और सही कूट चुनने का प्रयास करें। ठीक है ना, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और सही कूट चुनने का प्रयास करें। कथन फर्स्ट है आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं में जल को, आरबीसी को जल में यानी लाल रुधिर कणिकाओं को जल में रखने पर वह फूट जाती हैं यानी फट जाती हैं। और कथन सेकंड कह रहा है परासरण परिघटना के कारण जल आरबीसी में प्रवेश करता है, यानी परासरण परिघटना के कारण जल आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है और जल के प्रवेश करने के कारण वो फट जाती है। अब इनके आंसर चुनना है। कूट दिया हुआ है ए, दोनों कथन सत्य हैं। कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण देता है यानी सही व्याख्या करता है। बी, दोनों कथन सत्य हैं परंतु कथन सेकंड जो है कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है ना, और तीसरा क्वेश्चन है कथन फर्स्ट सत्य है और सेकंड असत्य है। चौथा है कथन फर्स्ट असत्य है और परंतु कथन सेकंड सत्य है। इसमें से आपको ढूंढ के बताना है कौन सा कथन सही। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर है वो आपका ये है ए नंबर, दोनों कथन सही हैं। फर्स्ट कथन सेकंड जो है वो कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इस चलिए इस आधार पर आपका पार्ट 18 कंप्लीट होता है और इसके आगे चलते हैं अगले आंसर पर, अगले पार्ट पर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।